नमस्कार साथियों। तो चलिए आइए आज हम बात करते हैं वॉल्केनो के बारे में, हमारा नेक्स्ट ज्योग्राफी में टॉपिक। और ज्वालामुखी क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या इसके लिए परिणाम हैं और किन कारणों से होता है, क्या क्या इसके अंदर विखंडित पदार्थ आते हैं, कौन सी गैसें आती हैं और क्या प्रभाव पड़ता है ज्वालामुखी का, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारा इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। चलिए, तो वॉल्केनो है क्या। सबसे पहली चीज़ कि ज्वालामुखी एक ऐसी क्रिया है जहाँ पर प्लेटों में जब दरार आएगी तो नीचे से हमारा मैग्मा निकल के आएगा और वो मैग्मा हमारा क्या करेगा, बाहर निकल के लावा के रूप में जमा होगा पृथ्वी की सतह पर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि ज्वालामुखी हमारा है क्या। ये एक क्रिया है जिसमें मैग्मा पृथ्वी के नीचे से निकलकर बाहर आकर लावा के रूप में जमा होता है। यानी कि मैं बात करूं कि जब हमारा मैग्मा धरती के नीचे है तो उसको हम क्या कहेंगे, मैग्मा। और यही मैग्मा पृथ्वी के बाहर निकलकर आता है तो ये क्या बन जाता है, लावा। यानी मैग्मा इज इक्वल टू लावा। ये एक ही चीज़ है जिसको हम धरती के नीचे जब ये होता है तरल अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में, तो हम उसे कहते हैं मैग्मा। एंड व्हेन इट कम्स आउट एंड सॉलिडिफाइज ऑन द अर्थ सरफेस देन वी कॉल इट एज अ लावा व्हेन इट सॉलिडिफाइज इनटू द मल्टीपल लेयर्स। तो अलग अलग परतों में, अनेक परतों में जब हमारा जमा होता है मैग्मा धरती की सतह पे आकर तो उसे हम लावा कह देते हैं। और मैग्मा के पृथ्वी की पपड़ी को, क्रस्ट को तोड़कर ऊपर जमा होने की प्रक्रिया को ही वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं। सो वॉल्केनिक इरप्शन इज अ प्रोसेस इन विच मैग्मा फ्रॉम द inside of earth's crust it comes out and solidifies in layers in the form of lava. So this complete process is called as volcanic eruption। और इसमें जो ज्वालामुखी है वो क्या है, वो एक छोटा सा छिद्र है जिसमें से हमारा मैग्मा निकल के आता है। दैट फ्रैक्चर इज फॉर्म्ड बिकॉज जो ये मैग्मा होता है ये किसकी वजह से आता है, ड्यू टू द कन्वेक्शनल करंट्स। ठीक है, सो मैग्मा किसकी वजह से आता है, संवहनीय धाराओं की वजह से। हमने पढ़ा था संवहनीय धाराएं क्या करती हैं, जब कन्वेक्शनल करंट्स चलती हैं तो वो अपने साथ एनर्जी प्लस मैटर दोनों को लेके चलती हैं। और जब हमारी संवहनीय धाराएं जो भूपर पट्टी के नीचे पाई जाती हैं, एस्थेनोस्फेयर यानी दुर्बलता मंडल में, उनके चलने के पश्चात हमारा ये सारा मैग्मा बाहर तोड़कर क्रस्ट को ऊपर आता है। और यही कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से हमारे प्लेटों में हलचल होती है और फिर भूकंप आते हैं। तो आइए ज्वालामुखी का हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहली चीज़, ज्वालामुखी के अंदर क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। हम देखते हैं कि जब भी कहीं ज्वालामुखी फटता है तो वो हमेशा हमें रेड कलर का यानी लाल रंग का दिखता है, परंतु क्या उसमें वही पदार्थ होते हैं जो हम देखते हैं या कुछ और भी हैं। तो देखिए, मैग्मा के अंदर से जो भी बाहर निकल के आ रहा है वो ज़रूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे रेडियो एक्टिव मिनरल्स भी साथ में होंगे, कुछ हमारा कोर का मैग्नेटिक मटेरियल भी हो सकता है, मैग्मा का जो हमारा नीचे मेंटल है उसका भी मटेरियल हो सकता है, क्योंकि वो सारी की सारी कहाँ आ रही हैं, कन्वेक्शनल करंट्स के साथ ऊपर पृथ्वी की सतह पर, किसके रूप में, लावा के रूप में। तो जो मैग्मा है वो वॉल्केनिक मटेरियल में क्या क्या मटेरियल निकल के आता है। सबसे पहले तो हम गैसें देखते हैं। तो गैसेस में ज्वालामुखी क्रिया में सबसे पहली और सबसे ज़्यादा निकलने वाली गैस कौन सी है, वाष्प। यानी कि जब भी ज्वालामुखी क्रिया होती है उसमें सबसे ज़्यादा निकलने वाली गैस होती है वाष्प, H2O, हाइड्रोजन गैस। इसमें जो वेपर्स हैं, वेपर्स निकलते हैं इसमें 60 to 90%। उसके बाद इससे कम मात्रा में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड 5 to 8%। फिर हमारी आती है सल्फर ऑक्साइड यानी 3 to 5%, इससे कम मात्रा में हमारी सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, मैंने OX क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि नाइट्रोजन के NO, NOx, NO3 ये हमारे ऑक्साइड्स निकलते हैं मल्टीपल्स नाइट्रोजन के वॉल्केनिक एक्टिविटी में। तो ये तो हमारी चारों हो गई मेजर गैसेस जो हमारी एक ज्वालामुखी क्रिया में निकलती हैं। उसके बाद जो हम सॉलिड मटेरियल निकलता हुआ देखते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि पहाड़ों से बड़े बड़े जो बम हैं, बम के गोले जैसे, तो वॉल्केनो से निकलने वाले पत्थर। उसके बाद कई बार हम देखते हैं ज्वालामुखी जब फटता है तो उसके बाद आसमान में एक मशरूम जैसा क्लाउड बन जाता है। तो वो मशरूम जैसा क्लाउड क्या होता है, ऐश क्लाउड, यानी राख से बना हुआ। इसका मतलब राख भी निकलती है। जब बड़े बड़े पत्थर आके निकलते हैं, कंकड़ पत्थर, यानी कि वो वॉल्केनिक बॉम्ब्स यानी कि रॉक के मटेरियल्स भी निकलते हैं। तो जो वो रॉक्स हैं वो ऐश हैं और उसके अंदर
पृथ्वी के केंद्र से आने वाला कुछ मटेरियल जिसके अंदर फेरोमैग्नेटिज्म यानी भूचुंबकीय पदार्थ होते हैं, वो किस में पाए जाते हैं? छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों में। उनको स्पेशल नाम दिया गया है और वही हम पढ़ते हैं यहाँ पर डिसइंटीग्रेटेड मैटर में। तो डिसइंटीग्रेटेड यानी विखंडित पदार्थ जो ज्वालामुखी में निकलते हैं वो कौन से हैं? पहला तो हो गया हमारा मैग्मा, यानी कि जो सॉलिड क्रस्ट का अर्थ मटेरियल निकलता है वो हमारा हो गया मैग्मा। उसके बाद ऐश यानी जो सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं वो राख हो गई। उसके बाद लैपेली, लैपेली वो पार्टिकल हैं जिनमें हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एक्सप्लोड होके छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों में बाहर आते हैं मैग्मा से, ठीक है। उसके बाद हो गया लहर्स। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कि ज्वालामुखी जब निकलता है तो मैग्मा जो बाहर आता है वो कई बार बहुत बड़े एरिया में एक कीचड़ की तरह फैलता हुआ जाता है। वो कीचड़ की तरह जो फैल के जाता है बहुत बड़े पैमाने पर, उसको कहते हैं लहर, यानी कि इसका नाम है वॉल्केनिक मड। तो वॉल्केनिक मड जो ज्वालामुखी है, कीचड़ हम जो फटकर दूर दूर तक नहीं फैलता बल्कि वो धीरे धीरे निकलता रहता है और काफ़ी लंबे पैमाने पर फैल जाता है, उसको हम कहते हैं वॉल्केनिक मड और ज्योग्राफिकल टर्म्स में हम कहते हैं उसको लहर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया तुम्हारा वॉल्केनिक बॉम्ब, यानी कि जो छोटे छोटे हमारे रॉकी मटेरियल निकलते हैं उनको वॉल्केनिक बॉम्ब्स कहते हैं, बड़े बड़े जो पत्थर आते हैं निकल के। तो मैग्मा, ऐश और ये वॉल्केनिक बॉम्ब, ये तो आपसे कोई नहीं पूछने वाला, बट एग्जाम में हमारा पूछा जाता है लैपेली और लहर्स का संबंध किससे है, तो ये आपको याद रखना है, वॉल्केनिक प्रोसेस से हमारा ये रिलेशन है। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं भाई। वॉल्केनिक हमारे जो इरप्शंस होते हैं कितने तरह के होते हैं। जब भी ज्वालामुखीय क्रिया होती है तो एक चीज़ याद रखने की है कि जहाँ पर भी ज्वालामुखी फटेगा उसमें क्रस्ट की नीचे यानी कि प्लेटों के नीचे कोई ना कोई ज्वालामुखीय सोर्स होगा, और वो सोर्स किसके रूप में होगा? मैग्मा के चैम्बर के रूप में। उस मैग्मा के चैम्बर में क्या होगा? जो ज्वलनशील पदार्थ हमारी ये गैसेस और मटेरियल होगा, वो गैसेस और मटेरियल मिलकर हमारा क्या बनाते हैं? मैग्मेटिक चैम्बर, जो हमारी प्लेटों के नीचे पाया जाता है। वहाँ से जब मेंटल से आने वाली गैसेस यानी कि एस्थेनोस्फीयर से ऊपर आने वाली गैसेस जब इस मटेरियल को बॉयल करके लेके आएंगी तो फ्रैक्चर के रूप में वो वॉल्केनो फटेगा। तो यही सारी चीज़ें हमारी क्या बनाती हैं कि एक होगा एक्टिव, एक होगा वॉल्केनो डोरमेंट और एक होगा एक्सटिंक्ट। एक्टिव वॉल्केनो का मतलब क्या हुआ कि वो वॉल्केनो जिसके नीचे अभी भी मैग्मा बॉइलिंग है, अभी भी मैग्मा हमारा तरल अवस्था में वहाँ पर मौजूद है। उसके बाद डोरमेंट वॉल्केनो हो गए वो वॉल्केनोज जिनमें अभी एक्टिव तो कौन से हो गए? जिनमें से अभी भी बाहर एट प्रेजेंट वॉल्केनो निकल रहा है, ज्वालामुखी उनके अंदर से लगातार बाहर निकलता जा रहा है। और डोरमेंट वो हो गए जो वर्तमान अवस्था में तो बाहर नहीं निकल रहा उनसे वॉल्केनो, पर भविष्य में संभावना है, इन फ्यूचर या नियर फ्यूचर उनकी एक्सपेक्टेशन है कि वो कभी भी फट सकते हैं। और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो वो हैं जिनकी परतों के नीचे यानी क्रस्ट के नीचे वॉल्केनो मटेरियल मैग्मा जो है वहाँ पर बिल्कुल फ्रीज हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, वो फ्यूचर में कभी भी एक्सप्लोड नहीं करने वाले। तो ये हमारी 3 कैटेगरीज हैं। एक तो हमारे सक्रिय ज्वालामुखी, तो सक्रिय हमारे कौन से होंगे? जिनसे ज्वालामुखी अभी भी निकल रहा है। दूसरे हमारे हो गए सुषुप्त यानी कि डोरमेंट, ये हमारे कौन से हो गए? सुषुप्त ज्वालामुखी जो सोए हुए हैं। और तीसरे कौन से हैं? मृत ज्वालामुखी यानी जो मर चुके हैं। तो 3 कैटेगरीज के हमारे एग्जाम्स में कुछ पूछे जाते हैं, वो कौन से हैं? सबसे पहला तो हम देखते हैं कोटोपैक्सी। ये कोटोपैक्सी हमारे इक्वाडोर और चिली के बॉर्डर पे है। कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में ये अब बन चुकी है वर्ल्ड की 2nd हाईएस्ट पीक। कोटोपैक्सी जो माउंटेन है पहले ये हाईएस्ट हुआ करता था, अब हमारा कौन सा हो चुका है? ओजोस डेल सलादो। ओजोस डेल सलादो ये भी हमारा जो एंडीज माउंटेन रेंज है उसके अंदर विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो एट प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? एक स्ट्रोम्बोली हमारा आइलैंड है मेडिटेरेनियन सी में। इटली के कुछ आइलैंड्स हैं, इटली हमारा देश है यूरोप में, उसके कुछ द्वीप हैं जैसे हमारे अंडमान निकोबार, उसके सिसिली आइलैंड्स में एक ये छोटा सा द्वीप है। ये ऐसा दिखता है बीच से यानी समुद्री किनारों से कि दूर कहीं लाइट हाउस बना रखा है, यानी कि एक टावर है उस पर कोई प्रकाश डाल रखा है, यानी कोई वहाँ पर मशाल जला रखी है। तो ये स्ट्रोम्बोली, इसको संज्ञा दी गई है
इसको नाम दिया गया लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, यानी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ठीक है, तो ये लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी किसको कहा जाता है, तो वो है हमारा स्ट्रोम्बोली वोल्केनो, ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है एटना वोल्केनो, ये यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखीय पर्वत है। उसके बाद आ गया भारत के अंदर 2 ज्वालामुखीय पर्वत सक्रिय हैं अब। पहले हमारा एक ही था सक्रिय, बैरन, परंतु अब हाल ही में 2017 में भी और 19 में भी ये विस्फोट हुआ है, इसमें इरप्शन हुआ है, क्राकाटोआ। तो अब ये बन चुका है हमारा एक्टिव वॉल्केनो। पहले ये हमारा डोरमेंट की कैटेगरी में आता था, परंतु 1727 के बाद क्राकाटोआ वॉल्केनो 2017 में फटा था और उसके बाद से ये अब हमारा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो भारत के अंदर अब 2 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, एक बैरन और एक क्राकाटोआ। उसके बाद 3 ज्वालामुखीय पर्वत हैं हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक छोटा सा आइलैंड स्टेट है, यानी कि अमेरिका में जो लेटेस्ट 50th स्टेट ऑफ अमेरिका, हवाई आइलैंड्स। और इस हवाई द्वीप के अंदर हमारे कुछ ज्वालामुखीय पर्वत हैं, वो उनका नाम क्या है, एक तो मौना लोआ, दूसरा मौना किया और तीसरा किलाओ। तो जो हमारा मौना लोआ है ये सबसे ऊंचा पर्वत है, कहाँ से, ओशनिक फ्लोर से, यानी कि समुद्र नितल से सबसे ऊंचा पर्वत पृथ्वी पर कौन सा है, मौना लोआ। ठीक है, यानी कि जो इसकी समुद्र के तल से जो ऊंचाई है ओशनिक फ्लोर से वो कितनी है, 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा। तो 4 किलोमीटर तो ये सी लेवल से ऊपर है और यहाँ पर नीचे है ये 10 किलोमीटर, तो टोटल 14 किलोमीटर के लगभग इसकी हाइट है। इसका मतलब माउंट एवरेस्ट से भी ये 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर ऊंचा हुआ। तो ये हमारा पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है समुद्र के नितल से, ठीक है, ओशनिक फ्लोर से। नेक्स्ट आ गया इस साल हमारा करंट अफेयर्स में रहा जो सबसे बड़ा, फिलीपींस में 1992 में एक वॉल्केनो फटा था। उसके बाद विश्व में अब तक का सबसे बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन कौन सा है 1992 के बाद, हंगा टोंगा हपाई। ये एक अंडर वाटर वॉल्केनो था, इसीलिए ये हमारा स्पेशली न्यूज़ में करंट अफेयर्स में रहा था, क्योंकि ये हमारा अंडर वाटर वॉल्केनो में होता क्या है कि जो हमारे ऊपर निकलने वाले ये मटेरियल्स होते हैं, ऐश हो गई और जो बड़े बड़े पार्टिकल फट के निकलते हैं, वो इसमें कुछ भी नहीं हुआ। इसमें सिर्फ पानी में विस्फोट हुआ और जो पदार्थ निकले थे, जो गैसें निकली थी, उनसे हमारा क्लाउड तो बना, ऐश क्लाउड तो बना हमारा, परंतु जो बड़े बड़े पार्टिकल्स निकले थे वो सारे समुद्र में ही फ्रीज हो गए इंस्टेंटली। और इसीलिए ये वॉल्केनो हमारा स्पेशल है, क्योंकि ऐसे ज्वालामुखियों से हमारे आइलैंड्स बनते हैं जैसे अंडमान और निकोबार। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। ये था हमारा हंगा टोंगा हपाई, ये कहाँ था, पैसिफिक में, ठीक है, प्रशांत महासागर में। पॉलिनेशिया एक आइलैंड ग्रुप है, उनके अंदर ये ज्वालामुखी फटा था। उसके बाद आइए हम देखते हैं डोरमेंट वॉल्केनोज हमारे कौन कौन से हैं अभी। एक है वेसुवियस और है पोम्पाई, ये दोनों ही इटली के अंदर हैं। दोनों हमारे डोरमेंट वॉल्केनो, यानी भविष्य में कभी भी ये विस्फोट हो सकता है इनमें। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कौन से हैं, सबसे पहले तो किलिमंजारो, ठीक है, किलीमैन और जारो, ठीक है। तो किलिमंजारो कहाँ पर है, ये अफ्रीका में, ठीक है। तो अफ्रीका देश में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, किलिमंजारो, और ये वहाँ का एक ज्वालामुखीय पर्वत है जो मर चुका है। काफ़ी इस पर चढ़ाई करने लोग जाते हैं, पर्वतारोही यहाँ पर माउंटेनियर्स इसको समिट बना के टारगेट करते रहते हैं। चलिए, क्यों ये काफ़ी फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी राख पाई जाती है इस पहाड़ के ऊपर, वो राख कई बार धंस जाती है। तो जो हमारा हिमालयाज़ में क्लाइंबिंग है उससे भी डिफ़िकल्ट इसकी किलिमंजारो की क्लाइंबिंग पाई जाती है, क्योंकि ये नहीं पता इस पहाड़ पर चलते चलते कहाँ पर तुम्हारा पैर राख पर पड़ जाए और तुम धंस जाओ। तो इसीलिए काफ़ी डेंजरस समिट माना जाता है किलिमंजारो का क्लाइंब। नेक्स्ट है हमारा वॉल्केनिक माउंटेन एक कोह ए सुल्तान, ये हमारा बलूचिस्तान में है एट प्रेजेंट, पाकिस्तान में। और तीसरा है देवबंद, ये ईरान में है। और भारत के अंदर जो मृत ज्वालामुखी है वो है नारकोंदम। तो ये नारकोंदम भारत का अंडमान निकोबार में ही तीनों हमारे ज्वालामुखी पर्वत हैं। तो ये नारकोंडम वहाँ पर एक आइलैंड है। एक हमारा लोनार झील है महाराष्ट्र के बुल्दाना ज़िले में, उसको बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट कहा जाता है। रिसेंटली इस लोनार झील का पानी पिंक भी हुआ था। उसका कारण क्या था, एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उस बैक्टीरिया की परमानेंट प्रेजेंस हमारे ऑस्ट्रेलिया में भी एक पिंक झील है। वही बैक्टीरिया यहाँ पर भी हुआ था
वो एक आल्गी बैक्टीरिया है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे भारतीय भूगोल में। परंतु लोनार झील हमारा क्या है, एक वॉल्केनिक क्रेटर है, ठीक है। कईयों का ये भी मानना है कि एक मीटियोराइटिक क्रेटर है, यानी कि उल्कापातीय हमारी झील बनी हुई है, उल्कापात हुआ था और उसके कारण हमारी ये लोनार झील बनी। परंतु इसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे कि ये हमारे भारतीय भूगोल में एक चर्चा का विषय रहेगा कि लोनार झील हमारी वॉल्केनिक क्रेटर है या फिर मीटियोराइटिक क्रेटर है। परंतु अभी के लिए ये सिर्फ इतना ही कि जो हमारी लोनार झील है, इसके चारों ओर जो बेसाल्ट पाया गया है वो एक ज्वालामुखी है, उद्गार का ही है, यानी वॉल्केनिक इरप्शन का ही इसके चारों ओर जो बेसाल्टिक रॉक्स पाई गई हैं वो सिर्फ एक वॉल्केनिक इरप्शन से ही निकलती हैं। यानी कि जो हमारी इग्नियस रॉक्स हैं, आग्नेय चट्टानें, तो वो हमारी और कहीं पर भी औरंगाबाद ज़िले में यहाँ पर नहीं पाई जाती, बल्कि सिर्फ इसी एरिया में पाई जाती हैं। तो ये महज एक बात है कि एक ज्वालामुखीय क्रिया में ही हमारी बेसाल्टिक चट्टानें पृथ्वी के अंतराल से बाहर आती हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूजियामा, और ये फ्यूजियामा माउंटेन हमारा कहाँ है, जापान में। जापान में ये जो पहाड़ है ये वर्ल्ड की टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस में आता है। फ्यूजियामा माउंटेन एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनिक माउंटेन है और बर्फाच्छादित रहता है, यानी स्नो कवर्ड इसका माउंटेन टॉप रहता है। ऐसा ही स्नो कवर्ड हमारा किलिमंजारो का भी माउंटेन टॉप रहता है। चलिए आइए आगे हम देखते हैं। ये थे हमारे वॉल्केनोज के कितने टाइप्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जब ज्वालामुखी हमारा फटता है तो उससे हमारी टोपोग्राफीज यानी स्थलाकृति कैसी कैसी बनती हैं। कुछ स्थलाकृति नीचे बनेंगी पृथ्वी के सतह के नीचे यानी क्रस्ट के अंदर, और कुछ हमारी क्रस्ट के बाहर लैंड सरफेस पे बनेंगी। तो वो लैंड सरफेस के अंदर बनने वाली इंटरनल टोपोग्राफीज कैसी हैं, जब भी हमारा लावा, देखिए लावा कहाँ से निकलता है, यहाँ से हमारा लावा निकल के बाहर आता है। इसको कहा जाता है, ये जहाँ पर पूरा लावा का मटेरियल मौजूद है इसको कहा जाता है मैग्मेटिक चैम्बर। यानी कि इस पूरा चैम्बर बना हुआ है धरती के नीचे, जहाँ से लावा का मैग्मेटिक मटेरियल निकलकर बाहर आता है। इस मैग्मेटिक मटेरियल से जब भी लावा इधर उधर निकलता है, यानी कि लावा मोल्टन मटेरियल है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लावा का तापमान पृथ्वी की सतह के नीचे 900 से 1100 डिग्री के आसपास होता है, और ये लावा जब अपने रास्तों में फ्रैक्चर बनाता हुआ निकलता है, तो जब जहाँ भी हमारा लावा एक नीचे लेयर्ड फॉर्म में यानी कि जमा होता है उसको कहते हैं बैथोलिथ। तो बैथोलिथ हमारी कैसी शेप बनेगी, जब मैग्मेटिक चैम्बर में ही लावा यहाँ पर जमा हो जाए। तो ये जो देख रहे हैं आप सबसे नीचे, यहाँ पर जब भी लावा जमा होगा तो कैसी शेप बनेगी, उसको कहते हैं बैथोलिथ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, लोकोलिथ। जब भी लावा यहाँ से निकलता हुआ कुछ इस तरह से यहाँ पर लेयर बनाएगा, यानी कि अपने पाइप से निकलता हुआ, एक मार्ग से निकलता हुआ और सीधा जमा हो जाएगा किसी चट्टानों के बीच में, तो वो शेप कहलाएगी लोकोलिथ या लैकोलिथ। उसके बाद फैल्कोलिथ क्या होती है कि ये हमारा एंटीक्लाइन और सिंक्लाइंस के रूप में जमा हो जाएगा, यानी कि कर्व्स में, ठीक है। तो ये एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन हम भू आकृति विज्ञान में पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी में। तो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के रूप में जब कर्व्स में हमारा वॉल्केनिक मटेरियल जमा होता है तो उसको हम कहते हैं फैल्कोलिथ। नेक्स्ट हमारा लोपोलिथ, यानी कि सॉसर शेप्ड, यानी कि कटोरी जैसी की हमारी शेप बनती है, उसको हम कहते हैं लोपोलिथ। और जब हमारा सिल या फिर डाइक बनता है तो वो क्या होती है, जब भी लावा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जमा होगा तो उसको कहते हैं सिल, और जब भी लावा जो है वर्टिकल पोजीशन में जमा होगा तो उसको हम कहेंगे डाइक, ठीक है। ये थी हमारी मेजर इंटरनल टोपोग्राफी जो पृथ्वी की सतह के नीचे पाई जाती हैं। अब देखते हैं हम जो एक्सटर्नल टोपोग्राफी स्थलाकृति बनती हैं, उसमें देखा होगा आपने कई बार जब ज्वालामुखी फटता है पहाड़ों के बीच में तो बहुत बड़े बड़े पत्थर निकल के आते हैं, एक मशरूम जैसा क्लाउड बन जाता है, जैसा हिरोशिमा नागासाकी के अटैक में बना था। तो ऐसे टोपोग्राफीज़ को हम क्या कहते हैं, सबसे पहला तो जो ये वेंट बना हुआ ये पूरी पाइप, इसको कहते हैं कॉन्ड्यूट। कॉन्ड्यूट के ऊपर जो एक कोने पर बना है, जो चारों तरफ एक सर्कल बन जाता है जहाँ से मटेरियल आता है, वॉल्केनिक मटेरियल निकल के, इसको कहते हैं हम सिंडर कोन। और सिंडर कोन के बार बार यहाँ पर जमा होने से पहले तो यहाँ पर बना होगा ये, उसके बाद ऊपर गया होगा, फिर यहाँ पर ऊपर, तो जो हमारा यहाँ पर लेयर बाय लेयर जमा होता रहा वॉल्केनिक मटेरियल यानी कि लावा, इस लावा के जमाव से
दो तरफ जो पहाड़ी स्ट्रक्चर बनेगा हिल्स जैसा, इसको हम कहेंगे कंपोजिट कोन। और ये कंपोजिट कोन दोनों साइड बनेगा, ये कंपोजिट कोन कहलाता है वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक है, तो नेक्स्ट टोपोग्राफी हमारी कैसी है कि लावा आपने देखा होगा कई बार निकल कर और बड़े पैमाने पर जो कीचड़ की तरह फैलता जाता है, वो हमारा क्या बनाता है, एक क्रेटर लेक। ठीक है, तो क्रेटर हमारा क्या है, ये बढ़ा गड्ढा, तो गड्ढे को हम कहते हैं क्रेटर। और जब ये सूख जाता है तो इसमें जल भराव हो जाता है, पहाड़ों जो हमारा बारिश से जल आता है उसके भरने के बाद ये हमारी एक क्रेटर झील बन जाती है। तो क्रेटर हमारा बनता है अंदर वाला पार्ट जो नितल में होता है। और काल्डेरा, काल्डेरा किसको कहते हैं, जो चारों तरफ ये बाउंड्री बनती है उसको कहा जाता है काल्डेरा। तो ये सारी चीज़ें हमारी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। एक आपका काल्डेरा, क्रेटर लेक और कंपोजिट कॉन, और आपकी ये सारी 5-6 कैटेगरीज टोपोग्राफीज़ की। तो ये सारी चीज़ें ज्वालामुखी के बारे में मुख्यतः हमें याद रखनी है। दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आर ऑफन एग्जाम में आस्क की जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो डू ड्रॉप योर कमेंट्स इन द सेक्शन। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।